नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं 24 सितंबर 1932 को जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, पूरा घटनाक्रम आज आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। आपको मालूम है कि 24 सितंबर 1932 वह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें सहमति बनी थी महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। ऐसी ऐतिहासिक घटना लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको मिल रहा है। तो बता दें आज ये परिणति 24 सितंबर 1932 तक क्यों आई, इसका जो पृष्ठभूमि है वो हम संक्षेप में आपको बताना उचित समझते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में जो निष्कर्ष निकला, आपको मालूम होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर तरीके से अस्पृश्यों की वकालत की थी, उनके अधिकारों की वकालत की थी। और उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी समेत बड़ी संख्या में भारत के लगभग 125 लोगों ने, प्रतिनिधियों ने, जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन के बाद में वहाँ पर एक अल्पसंख्यक कमेटी बनाई गई, जिसमें आम सहमति न होने की वजह से अंततः ये निर्णय लेना पड़ा वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और उन्होंने ये कम्युनल अवार्ड घोषित किया 17 अगस्त 1932 को। 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया, उसमें दोहरा मताधिकार अस्पृश्यों को दिया गया। उसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार जो आजकल हम यूँ कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है, उसको जो कुछ भी अधिकार मिले हैं वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से ही मिले हैं। लेकिन उसमें एक कम्युनल अवार्ड के थ्रू जो एक अधिकार था, पृथक चुनाव क्षेत्र का जो अधिकार अस्पृश्यों को मिला था, उस पर बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज कराई महात्मा गांधी ने। बहुत सारे पत्राचार किए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, तो ऐसे में उनकी बात को नहीं माना गया। और ऐसे में यहाँ पर आमरण अनशन यरवदा जेल में होते हुए भी महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया 20 सितंबर 1932 को, और ये आमरण अनशन चला 24 सितंबर 1932 तक। और इसमें बहुत बिंदुओं को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई, और जब 24 सितंबर 1932 आया, अधिकांश मुद्दे सॉल्व हो चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी। 24 सितंबर 1932 को एक समय ऐसा लगा कि 24 सितंबर 1932 को बहुत जल्द ही करारनामा हो जाएगा और जल्दी ही पूना पैक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर लंबी बहस छिड़ती है, और एक समय ऐसा लगा कि संभवतः सुलह, समझौता, करारनामा नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत समझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने त्याग और समर्पण, बलिदान का परिचय देते हुए यूँ कहें कि बड़े समर्पण भाव से वो पूना पैक्ट को उन्होंने स्वीकार किया। आखिर पूना पैक्ट में क्या कुछ सहमति बनी, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर बात करना चाहिए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में हम पूछेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका देना होगा आपको जवाब आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही, उसके कमेंट बॉक्स में। सामान्य साथियों, ये जानने के लिए कि आप वास्तव में पूरा अंबेडकर संदेश बात करते हैं या नहीं, इसलिए वो अंत में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय यहाँ पर पूर्व की भांति ही है, अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने फांसी पे चढ़ाया तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 19वां भाग लेकर हम उपस्थित हैं, और कल 20वां भाग लेकर उपस्थित होंगे, जो कि इस विषय के अंतर्गत अंतिम भाग होगा। लेकिन 19वां भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 का पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे हम 24 सितंबर 1932 को क्या कुछ घटित हुआ उसको
दिनांक 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार था। तय कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे फिर सभा का कामकाज शुरू हुआ। सबको उम्मीद थी कि आज किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी है, इसलिए जल्द ही सुलह होगी और करारनामा बन जाएगा। लेकिन कामकाज की शुरुआत में ही बहस ने उग्र रूप धारण कर लिया। इतनी उग्रता धारण की कि एक बार फिर बहस ने गंभीर रूप धारण किया। पिछले 5 सालों के बाद अस्पृश्यों के जनमत संग्रह लिए जाएं और अगर उन्होंने इस रियायत को खत्म करने के विरोध में मत दिए तो अगले 5 सालों तक फिर उसे जारी रखा जाए और अगले 5 या 10 सालों में उसे स्वयं खत्म होने दिया जाए। इस बात पर हिंदू अड़ गए थे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि पहले 10 सालों के बाद जनमत संग्रह परखा जाए। उन्होंने 5 सालों के बाद जनमत संग्रह लेने को मंजूरी देने से इनकार किया। साथ ही कुछ सालों के बाद अस्पृश्य वर्ग के जनमत संग्रह के बगैर ये रियायत खत्म हो जाने की बात का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। सामान्य साथी, यहाँ पर समझना होगा, आज हम बाबा साहब के त्याग, समर्पण, बलिदान की बदौलत, उनके दिए गए अधिकारों की बदौलत मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने किस तरह से देखा पूना पैक्ट के दौरान किस तरह से बाबा साहब पर दबाव बनाया गया कि ये जो अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है प्राथमिक चुनाव का या जो पूना पैक्ट के अंतर्गत, ये इसका 5 साल के बाद में, इसका 5 साल के बाद जनमत संग्रह हो। मात्र 5 साल में क्या कुछ होता है। जो समाज सदियों से पीड़ित शोषित रहा हो, आप सोच कर देखिए, जिसको हम यूँ भी कहते हैं कि हजारों वर्षों से जो समाज शोषित पीड़ित रहा हो, 5000 में कैसे उसका उत्थान होगा, ये सोचने वाली बात है। फिर भी बाबा साहब यहाँ 10 साल के लिए बात करते हैं और अंततः यहाँ पर क्या कुछ होता है, आइए हम आगे देखते हैं। जनमत संग्रह के बगैर ये व्यवस्था कभी भी हटाई न जाए, इस बात पर बाबा साहब जमे रहे। ऐसे हालात में सबकी मति कुंठित हुई। सबको लगा कि ऐसे में सुलह होना संभव नहीं है। एक बार फिर महात्मा गांधी जी से मिलकर उनकी राय जानने की इच्छा डॉक्टर अंबेडकर ने प्रकट की। उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर, राजगोपालाचारी, मिस्टर बिरला 11:30 बजे येरवदा जेल में महात्मा गांधी से मिलने गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मत उनके सामने रखा। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि आपकी अस्पृश्यों को दी जाने वाली सभी राजनीतिक रियायतें उनके जनमत संग्रह के बगैर वापस नहीं ली जाएंगी। इस मांग का मैंने समर्थन किया है। मेरा बस इतना ही कहना है कि पहला जनमत संग्रह 5 वर्षों के बाद लिया जाए। मेरी जान आपके हाथ में है। अन्य सभी बातों में मैंने आपसे सहमत जताई है। उन्होंने पूछा, इस एक मामले में क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? इस तरह से आप देखेंगे, महसूस कर रहे होंगे आप भी कि किस तरह से महात्मा गांधी ने बाबा साहब को इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन क्या बाबा साहब ब्लैकमेल में फंसे, इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेल फंसे क्या वो? ये जानना होगा आपको। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और अन्य सभी लोग शिवलाल मोतीलाल जी के बंगले पर लौटे। यानी कि जो अस्पृश्य समाज के नेता थे, बाबा साहब के जो सहयोगी थे, अनुयायी थे, वो सभी वहाँ पर एक जगह एकत्र हुए। कमेटी के सदस्यों को उन्होंने वहाँ हुई बातों की जानकारी दी। आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी की बातें सुनकर मैंने पूरी तरह सोच लिया है। सोचने के बाद मुझे लगता है कि 10 सालों से पहले जनमत संग्रह के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इमोशनली यहाँ पर ब्लैकमेल करने के बावजूद बाबा साहब ने महात्मा गांधी की बात को नहीं माना। मेरे साथियों, एक बार फिर सुलह में बाधा उत्पन्न हुई और बहस उग्र होती चली गई। घंटे 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद आखिर ये तय हुआ कि दी गई रियायतें खत्म करने की कोई मियाद नहीं रखी जाएगी। दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि अन्य योजना तय होने तक दी गई रियायतें बरकरार रखी जाएं। इस योजना पर दोनों पक्षों की सहमति होने से ये विवाद खत्म हो गया। उसके बाद प्रांतिक विधिमंडल में अस्पृश्यों को कितनी जगह दी जाए, यही एक मुद्दा बाकी बचा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी नई योजना में 197 जगह मांगी थी। हिंदू लोगों का कहना था कि 123 जगह दी जाएं। आखिर 148 जगहों पर दोनों पक्ष सहमत हुए। यहाँ पर एक बात बार बार आ रही है। आप देख रहे होंगे कि हिंदू पक्ष बाबा साहब के विचार से सहमत नहीं था। हिंदू पक्ष, बाबा साहब ने जब 197 सीटों की मांग की तो हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। तो जब हिंदू पक्ष लगातार विरोध कर रहा था बाबा साहब का इस पूना पैक्ट के दौरान, तो आप समझिए जो बाबा साहब बोल रहे थे
वो कौन सा पक्ष था? क्या वो हिंदू पक्ष नहीं था? निश्चित रूप से आप सही अंदाजा लगा पा रहे हैं, वो हिंदू पक्ष नहीं था। गोलमेज सम्मेलन में भी बाबा साहब को अलग समुदाय के रूप में प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया था, न कि हिंदुओं की तरफ से। इस बात को हमें समझना होगा और यही सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है। इसको बारीकी से समझना होगा कि बार बार हिंदू पक्ष लगातार अस्पृश्यों को जो अधिकार मिल रहे थे उनका विरोध कर रहा था। यानी कि बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि अस्पृश्य समाज जो आज के दौर में हम SC ST OBC कह सकते हैं, वो समाज यहाँ पर अलग समुदाय के रूप में प्रस्थापित किया। और आगे चलकर हम सभी को मालूम है कि इसी समुदाय को बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लाखों की संख्या में लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यानी कि बाबा साहब का चाहे 1932 की बात रही है या 1956 का, बाबा साहब का रास्ता एकदम क्लियर था और इसीलिए जीवन में उन्होंने सफलता को अर्जित किया। आज हम इसीलिए बाबा साहब को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीवन यापन करते हुए बाबा साहब को महापुरुषों की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान हम आप सभी ने दिया है। आखिर 148 जगहों पर दोनों पक्ष सहमति है। बाबा साहब चाहते थे 197 जगह मिले, हिंदू पक्ष चाहते थे कि 123 जगह मिले, लेकिन अंत में समझौता हुआ 148 सीटों पर। आप सभी को मालूम होगा कि भारत देश के अंदर इस समय 131 सांसद हैं पूरे देश में, और वो अस्पृश्य वर्ग से हैं। वो प्रतिनिधित्व उनको मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, रिजर्व सीटें मिली हैं। और वो 131 सांसद जब भारतीय संविधान को खत्म करने की बात होती है, क्या उनके मुख से एक भी शब्द विरोध में निकलता है? ये हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब इसीलिए चाहते थे कि जो पृथक चुनाव क्षेत्र मिला उसके माध्यम से हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते थे। अंततः 24 सितंबर 1932 को पृथक चुनाव क्षेत्र जो गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से, कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अस्पृश्यों को मिला था, वो महात्मा गांधी और उनके यूँ कहें कि हिंदू पक्ष के द्वारा पृथक चुनाव क्षेत्र का अधिकार, दोहरा मताधिकार का जो अधिकार मिला था अस्पृश्यों को, वो छीन लिया गया मेरे साथियों। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी योजना के दूसरे हिस्से में जो मांगे रखी थी उन पर विचार किया गया। हिंदू नेताओं की ओर से बताया गया कि जिस भाषा में उन मांगों को शब्दबद्ध किया गया है, उस भाषा में आज उनके लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती। हालांकि उन मांगों के जो मूलभूत तत्व हैं वे हमें मंजूर हैं, तथा वह मंजूरी दर्शाने वाला एक मसौदा तैयार कर उसे करारनामे में शामिल करने के लिए हम तैयार हैं। इस पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि फिलहाल इतने से हम संतुष्ट हैं और ये मसला भी हल हो गया। ये सब होते होते दोपहर के 2 बज गए। उसके बाद लोग करारनामे का मसौदा लिखने के लिए बैठे। करीब 4 बजे के आसपास मसौदा तैयार हुआ। उसके बाद करारनामे पर किस किस के हस्ताक्षर होंगे इस बात पर विचार मंथन हुआ। मद्रास से आए सभी अस्पृश्य नेताओं का आग्रह था कि मसौदे पर राय बहादुर राजा और उनकी पार्टी के लोग हस्ताक्षर न करें। उनका कहना था कि राजा और उनकी पार्टी के लोगों ने अगर हस्ताक्षर किए तो हम तो करेंगे ही नहीं, बाबा साहब को भी हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पार्टी के नेताओं के हस्ताक्षर हुए और अनुबंध तैयार हुआ। उसके बाद अन्य हिंदू नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से प्रार्थना की कि राय बहादुर राजा आदि लोगों के भी हस्ताक्षर करवाने के लिए आप ही कुछ कोशिश कीजिए। क्या करें क्या न करें, सोचते सोचते आखिर तय हुआ कि सबके हस्ताक्षर होंगे। वे एक अस्पृश्य व्यक्ति की हैसियत से उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अस्पृश्य वर्ग की एक पार्टी के तौर पर प्रमुख जगहों पर वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस निर्णय के अनुसार राजा, गवई आदि लोगों को फोन करके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इमारत में बुलाया गया। सबके हस्ताक्षर होने के बाद अंत में हस्ताक्षर करने की इजाज़त उन्हें दी गई। अचरज की बात यह थी कि सबके बाद आने के बावजूद और ऊपर बिल्कुल जगह नहीं थी हस्ताक्षर करने के लिए, बावजूद इसके जयकर और सप्रू के बीच में अपना हस्ताक्षर घुसेड़ने की गुस्ताखी उन्होंने की। हस्ताक्षरों के बाद अनुबंध तैयार हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों के हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री को अनुबंध होने की खबर तार के जरिए भिजवाई गई। साथ में अनुबंध की कुछ प्रमुख बातों के बारे में जानकारी देने वाला तार भी भेजा गया। डॉक्टर अंबेडकर और राय बहादुर श्रीनिवासन ने भी अपने हस्ताक्षर किए।
साथ ही राज्य के मुख्य सचिव वायसराय को तार भेजकर इत्तला दी कि अनुबंध उन्हें मंजूर है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, जयकर, सर चुनीलाल मेथा ने मुंबई सरकार के गृह सचिव मिस्टर क्ली को शाम 7 बजे अनुबंध की एक प्रति दी और वह सरकारी कार्यप्रणाली के अनुसार प्रधानमंत्री को भेज देने की विनती की। हम बार बार यहाँ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की बात हो रही है यहाँ पर सम्मानित साथियों, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था। कम्युनल अवार्ड घोषित करते समय एक बात मैकडोनाल्ड ने कहा था कि अगर सभी जो अल्पसंख्यक कमेटी के जो लोग हैं वो सभी अगर सहमति से कोई नई योजना बनाते हैं तो वो हमें मंजूर होगी, अन्यथा की स्थिति में कम्युनल अवार्ड जो हमने घोषित किया है वही मंजूर होगा। वहाँ से सब लोग महात्मा गांधी से मिलने एरबदा जेल गए। मुलाकात के दौरान महात्मा गांधी ने करार के बारे में संतोष व्यक्त किया तथा सुलह करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य नेताओं को धन्यवाद दिया। सम्मानित साथियों, एक बार पुनः हम आपको बता दें महात्मा गांधी को कितनी खुशी हुई होगी इस बात को लेकर कि जो अस्पृश्यों को अधिकार मिला था दोहरा मताधिकार का, वो उन्होंने छीन लिया। निश्चित रूप से उन्होंने 5 दिन लगातार जो आमरण अनशन किया वो इसीलिए किया था ताकि वो दोहरा मताधिकार कम्युनल अवार्ड में जो मिला है उसको छीन सकें, और उन्होंने छीन लिया। अपने मंसूबे में पूरी तरह से वो कामयाब हुए और इसलिए सुलह करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो अन्य नेता थे वो उनको धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया। आज सम्मानित साथी, बार बार संविधान बदलने की जो बात होती है हमें इस बात पे गौर करना होगा। यदि बार बार संविधान बदलने की बात हो रही है तो हमें भी इस बात पे ध्यान देना होगा कि कम्युनल अवार्ड को बहाल कर दिया जाए। अगर संविधान बदलता है तो अस्पृश्यों को मिला कम्युनल अवार्ड में जो दोहरा मताधिकार है, पृथक चुनाव क्षेत्र है, उसकी डिमांड हमें करनी चाहिए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन कौन सी शर्तें यहाँ पर हूबहू कितने बिंदु सम्मिलित हुए कम्युनल अवार्ड में पुनः पैक्ट में, और किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया, क्या शर्तें थी, क्या नियम थे और कितने सालों के लिए कौन सी चीज़ लागू रहेगी, इन सब चीज़ों को लेकर सब बिंदुओं पर हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि इस विषय के अंतर्गत अंतिम संदेश होगा, उसको लेकर हम उपस्थित होंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश चूंकि लंबा हो रहा था, इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको बता दें, किसने कहा मेरी जान आपके हाथ में है और क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी नई योजना में कितनी जगह मांगी थी और कितनी प्राप्त हुई? दोनों ही प्रश्न बहुत आसान हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों प्रश्नों के जवाब आप यूट्यूब आवाज़ का ऑफिशियल की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक आपने बात किया, इसके लिए आपका हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। कुछ ऐसा वैचारिकी सेंटर जो यहाँ प्रतिकृति आप देख रहे हैं, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा निर्माणाधीन है। और यहाँ पर आप भी चाहते होंगे कि ऐसे ऐतिहासिक जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा है उसमें आपका भी अमूल्य योगदान हो, इसके लिए अकाउंट नंबर IFC कोड यहाँ दिया गया है, आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।